हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रतीक एंड ये वीडियो है मेरी स्निपेट्स के बारे में, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी देख ही लिया होगा या देखने वाले होंगे। ये स्निपेट्स मेरे जो यूट्यूब के हमने जो सेशंस लिए हैं उसी में से एक क्लिप के रूप में आपके लिए एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो फैक्ट्स है, जिसके बारे में डिस्कशन मैंने हिस्ट्री के अंदर किया हुआ है। तो अगर आपको पसंद आए तो ये स्निपेट्स को, ये क्लिप्स को जरूर से लाइक करेगा। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो फॉर आवर लाइव क्लासेस, यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस ऑन दी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी प्लेटफॉर्म, जो कि ये तो है ही। इसके सिवा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो और आपकी जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो सपना है उसको पूर्ण करने में हम आपके लिए बहुत ही मदद रूप होंगे। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, उसके ऊपर क्लिक करेगा और कोड को यूज करेगा PN Live। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट। मैंने आपको ट्रीटीज का जो डायमेंशन है उसको समझा देता हूँ। सब्सिडियरी अलायंस क्या था और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कैसे आया। सब्सिडियरी अलायंस जो है, जिसे हम लोग कहते हैं सहायकारी संधि, याद रखेगा सहायकारी संधि, ये कौन लेके आता है। तो पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ट्रीटी थी ये पहले से एग्जिस्ट किया करती थी। ये सब्सिडियरी अलायंस के अंदर मूलभूत रूप से और कुछ नहीं होता था। लॉर्ड वेलेस्ली जब पावर के ऊपर आया, लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत के अंदर जो भी प्रिंसली स्टेट्स से उनको कहा कि बेटा, अगर तुमको सरवाइव करना है, तुम्हारे ऊपर कंटिन्यूअसली फॉरेन अटैक्स हो रहे हैं, तुम्हारे अंदर अंदर के राज्य तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी तुम्हारी मदद कर देगी। द ईस्ट इंडिया कंपनी विल हेल्प यू, द ईस्ट इंडिया कंपनी विल प्रोवाइड यू आर्मी एंड ईस्ट इंडिया कंपनी विल फाइट ऑन बिहाफ ऑफ यू। तो राजा तो हमारा बेचारा गदगदित हो गया। राजा बोलेगा पगले रुलाएगा का, आप इतनी मदद करोगे। कंपनी बोलेगी हाँ, हम तुम्हारी इतनी मदद करेंगे, एक ही कंडीशन है, जो जो राजा हमारे साथ ये ट्रीटी करेगा, जो जो राजा हमारे साथ ये ट्रीटी करेगा, उसको अपनी आर्मी को डिसबैंड कर देना पड़ेगा। मतलब राजा को अपनी आर्मी नहीं रखनी है, कंपनी उसको प्रोटेक्शन देगी, कंपनी उसको प्रोटेक्शन देगी। गेटिंग माय पॉइंट? सो वी फाइंड कि दिस वाज अ ट्रीटी which was signed with almost every native state of the India। भारत के बहुत सारे देशी रियासतों के साथ इन्होंने ट्रीटी साइन किया और इनडायरेक्टली भारत के ऊपर इन्होंने, भारत के राजाओं को मैं कहूंगा कि बहुत ही कमजोर कर दिया। भारत के राजाओं का जो पॉलिटिकल पावर था, पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस था, उनको भी उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। एंड इसके आधार के ऊपर लॉर्ड वेलेस्ली इसको फाइनल शेप देता है। अब देखो, हमेशा याद रखेगा कि ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इंट्रोड्यूस करने के पीछे के दो कारण थे। एक कारण था नेपोलियन। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, टीपू सुल्तान वांटेड टू टेक द हेल्प ऑफ नेपोलियन, और नेपोलियन ने भी यूरोप के अंदर घोषणा कर दी थी कि अपने इंडिया आ जाएंगे। ठीक है, अपना टाइम आएगा, मैं भी इंडिया जाऊंगा। तो नेपोलियन भी चाहता था भारत की तरफ आने के लिए, टीपू भी बुला रहा था, कंपनी को डर लग रहा था। तो कंपनी ने कहा कि भाई हम ऐसे कोई स्टेट्स बनाएंगे जो बफर स्टेट के रूप में काम करेंगे। बफर स्टेट समझ में आता है आपको? एक ऐसी कंडीशन जहां पे इंडिया के आजू बाजू में, ब्रिटिश एम्पायर के आजू बाजू में कुछ ऐसे एब्जॉर्बिंग स्टेट्स होंगे, अगर कोई फॉरेन से अटैक होता है तो पहले बली का बकरा वो बन जाए, समझे? उसको बफर स्टेट कहला जाता है। इंक्लूडिंग अंदर अंदर राजाओं के जो दुश्मन थे उनका भी फायदा उठाया गया और कंपनी ने डिसाइड किया कि आप अगर हमारे साथ ट्रीटी करते हो, आप हमारे साथ ट्रीटी करते हो तो आपको अपनी सुरक्षा हमारे ऊपर छोड़ देनी है, और आप इसके बाद किसी के साथ कैसी प्रकार की फॉरेन पॉलिसी करोगे, किस प्रकार का एग्रीमेंट करोगे, किस प्रकार का एग्रीमेंट नहीं करोगे, ये सब पॉइंट भी आपको हमारे ऊपर छोड़ देने हैं। ये ट्रीटी का मतलब ये होता था कि भारत के जो रियासतें थी उनको अपनी आर्मी, अपनी फॉरेन पॉलिसी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देनी है, और उसके बाद इनफैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी उनको प्रोटेक्ट करेगी। अब आप समझो, राजा के पास आर्मी नहीं है, राजा के पास फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी उसको प्रोटेक्शन दे रही है, और प्रोटेक्शन देने के नाते राजा को उसको पैसा देना है। द किंग इज सपोज टू गिव सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन मनी। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कंडीशन के अंदर से हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो हमारे राजा थे उनके अथॉरिटी को ले लिया, अपनी जो इंडिपेंडेंट राइट्स थी उसको ले लिया। इंक्लूडिंग ये ट्रीटी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये भी राजा को कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी के सिवा भारत के कोई भी देशी रियासतें, जो भी किंगडम्स है, जो किंग्स है, वो कोई फॉरेनर की मदद नहीं ले सकते। और उस टाइम पे थोड़े बहुत फॉरेनर फ्रेंच थे या डच थे, उनको भी आपको सेवा से हटा देना है और ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी मदद करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी आपके वहां पे दरबार में रहेगी। वो दरबार के अंदर जब आपकी आर्मी, हमारी आर्मी आपके यहाँ पे रह रही है, तो उसका खर्चा राजा को देना पड़ेगा। अब राजा बोलेगा कि खर्चा कैसे दूं? कंपनी ने कहा कि तुम कैश में खर्चा दे दो। कैश में नहीं है तो तुम्हारे साम्राज्य का, तुम्हारा जो किंगडम है, वो किंगडम के अंदर से
जो कुछ कुछ जमीन का टुकड़ा होता है वो हमारे नाम के ऊपर लिख के देना है, ठीक है। सो कंपनी ने क्या कहा कि कंपनी ने मूलभूत रूप से राजा का पावर ले लिया, राजा से लैंड रेवेन्यू ले लिया, राजा से फॉरेन पॉलिसी ले ली, और इन दिस कंडीशन वी फाइंड कि ब्रिटिश रेसिडेंट इनडायरेक्टली वहां पे अपॉइंट किया जाता है। ये ब्रिटिश रेसिडेंट मूलभूत रूप से डिसाइड करता था कि किस तरह से इंटरनल किंगडम को वर्क किया जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया, जो हमारा पेशवा था जिसका नाम था बाजीराव टू, जब उसने सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की शुरुआत की, ये सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का परिणाम ही ये रहता है कि बाजीराव टू की सब अथॉरिटी ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेती है, क्योंकि ही वॉज मेड द सब्सिडरी अलाई। गेटिंग माय पॉइंट? कंपनी को बहुत ही फायदा हुआ। कंपनी ने राजा को इनडायरेक्टली अपने हाथ में पपेट बना दिया। राजा के हाथ में कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं रहे। राजा को हर एक छोटी से छोटी चीज ब्रिटिश रेसिडेंट की मदद से जानी पड़ेगी। इनफैक्ट ब्रिटिश रेसिडेंट डिसाइड करता था कि हाउ द मैटर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन विल बी रन। द ब्रिटिश रेसिडेंट विल बी डिसाइडिंग हाउ द किंगडम शुड वर्क। The British resident will be deciding how the system will change and the system will develop. Getting my point? तो ये सब कंडीशंस के ऊपर से हमको ये देखने को मिल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का घर पे बैठे बैठे साम्राज्य विस्तरण हुआ। हमारे जो राजा थे, हमारी जो रियासतें थी, वो कमजोर हो जाएगी। उनके पॉलिटिकल राइट्स, उनके पॉलिटिकल कंडीशंस अगर आप देखोगे तो टूट जाएंगे। तो इस तरह से सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया और भारत के बहुत सारे राजाओं को ये कोरे पेज के ऊपर साइन करा के, मैंने आपको बताया ये जो कोरा पेज है, ये कोरे पेज के ऊपर साइन करा के उनको कमजोर कर दिया गया। उनको इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे पपेट के रूप में बना दिया गया। समझे आप लोग? तो पहला था सब्सिडरी अलायंस। पहला क्या था? सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस के बाद जो दूसरी ट्रीटी या दूसरा टूल इन्होंने यूज किया है वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके ऊपर चला जाता हूं। व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके ऊपर चला जाओ। अब देखो, भारत के अंदर इनका साम्राज्य विस्तरण करना था। सब्सिडरी अलायंस वाज इनडायरेक्ट टूल। इनडायरेक्ट का मतलब है कि राजा वैसा का वैसा रहेगा, राजा के हाथ में सत्ता नहीं रहेगी, सत्ता किसके हाथ में चली जाएगी? कंपनी के हाथ में। उसके सामने अगर आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को देखोगे, याद रखेगा, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज अ डायरेक्ट टूल। डायरेक्ट टूल का मतलब क्या है कि कंपनी डायरेक्टली राजा के हाथ में सत्ता ले लेगी। कैसे? तो कंपनी ने कहा कि आप हमारे अंडर में हो, आप पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर में हो। अब आपके यहाँ पे कोई बेटा नहीं है, यू डू नॉट हैव एनी बायोलॉजिकल सक्सेसर, तो यू कैन नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एडॉप्टेड पर्सन एज द किंग। मतलब आप पहले के टाइम के, आज की तारीख में भी होता है ना, आपकी अगर जनरेशन आगे नहीं बढ़ रही है, और मेल चाइल्ड का जो एक कंसेप्ट भी होता है कि जो आपकी लीनियज को आगे कंटिन्यू करेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिग्निफिकेंस ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इनफैक्ट डेलाउजी ये कंसेप्ट को यूज करता है, और डेलाउजी कहता है कि भाई भारत के अंदर ऐसे जो भी किंगडम होंगे जिनके वहां पे कोई भी बायोलॉजिकल सक्सेसर नहीं है, अगर आपके पास कोई आपका जो लीगल हेयर नहीं है, लीगल हेयर का मतलब क्या है कि आपके यहाँ पे आपका जो जैविक रूप से वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आपके स्टेट को हम लोग एनेक्स कर देंगे। और इसके आधार के ऊपर डेलाउजी ने सतारा को एनेक्स किया, डेलाउजी ने जैतपुर को एनेक्स किया, डेलाउजी ने संबलपुर को एनेक्स किया, डेलाउजी ने भगत को एनेक्स किया, उदयपुर को एनेक्स किया, बहुत सारे स्टेट को एनेक्स किया जाता है। और इन दिस कंडीशन वी फाइंड झांसी को भी 1854 के एनेक्स कर दिया गया। इफ यू आर अवेयर अबाउट झांसी, तो झांसी वॉज अ स्टेट विच वॉज रूल्ड बाय गंगाधर राव, एंड गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई का पूरा शासन वहां पे चलता था। वहां पे उनके बेटे नहीं थे, दामोदर राव को दत्तक लिया गया था। डेलाउजी ने कहा दामोदर राव कैन नॉट बिकम द किंग ऑफ झांसी, और इसी के कारण हमको देखने को मिला रानी लक्ष्मीबाई विल बी फाइटिंग अगेंस्ट दी मुगल। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया? इस तरह से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आपको ईयर फ्रेम पूछा है, और पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वर अनेक्स्ड इन अ क्रोनोलॉजी। समझे कि नहीं समझे? तो ये क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आपको पूछा है, मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कराया हुआ है। तो झांसी 1854 में हुआ, संबलपुर उड़ीसा के अंदर स्टेट था, फिर वहां पे रिवॉल्ट हो जाता है 1849 में, सतारा 1848 के अंदर, फिर वहां से नाना साहेब, अगर आपने देखा होगा 1857 के रिवॉल्ट में फिर रिवॉल्ट करेंगे, ठीक है, तात्या तोपे के साथ, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपको। तो क्वेश्चन जब आपको पूछता है तो आपको पॉइंट पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या है। 3 to 1 विल बी द राइट आंसर।